ओके। अब हमारा टॉपिक है जी रेजोनेंस मॉडल ऑफ बेंजीन। हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा था कि बेंजीन को एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद किक्यूल ने उसके स्ट्रक्चर्स भी बताए हुए, ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ ये कह रहा है कि इसके ना बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के। स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं कि बेंजीन के कैक्यूल ने तो हमें दो स्ट्रक्चर्स बताए कि डबल बॉन्ड इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, या ये पोजीशन हो सकती है। ये तमाम जो हैं ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड्स की वजह से कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं जिनको हम लिमिटेशंस कहते हैं। लिमिटेशंस क्या है? इन लिमिटेशंस को यानी कैसे कवर किया गया है कि आपने एक सर्कल लगा दिया रिंग के अंदर। किस वजह से? कि डबल सिंगल बॉन्डिंग का पैटर्न है, और हमें ये नहीं पता कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला है या ये वाला है। इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए दरमियान में सर्कल लगा दिया। सर्कल का मतलब ऑल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। और इसको हम ये लफ्ज भी बोलेंगे कि इसका जो पाई बॉन्ड होता है जो मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अब उसने बोला है कि बेंजीन मॉलिक्यूल एक से ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म में होता है, बट हम उसका एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसकी दो रीजंस हैं। अब बस ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम बेंजीन का ये सर्कल वाला स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं। हम बेंजीन के ये स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं प्रेफर करते जिसमें डबल सिंगल बॉन्ड हो, बट हम सर्कल वाला क्यों यूज करते हैं, ये एक क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या बनेगा? ये दो रीजंस हैं कि इससे हमें ना टेट्रावेलेंसी भी कंफर्म हो जाती है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, और दूसरा इट इजली रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म को भी कवर, अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ने हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम दिखाएंगे कि बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके जगह एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। चलें, ये दो छोटी सी चीज़ें थी। अब हमने चलना है जी आगे। अब हमने ये साबित करना है कि हमने बार बार पढ़ा है कि बेंजीन स्टेबल है। बेंजीन बेंजीन की क्या खूबियां हैं? बेंजीन इज स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव कह लो। अब इसकी वजह क्या है? और एक वर्ड हमने पढ़ा है रेजोनेंस। अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? बड़ा सिंपल है। वो एक डिफरेंस है दो चीजों के दरमियान, बेंजीन और 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, ये वाला। इधर इसने 134 लिखा हुआ है, ये 135 है। इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है हाइपोथेटिकल और रियल वैल्यूज के दरमियान, उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब हम इसको साबित करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बॉन्ड हो, अब इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन। छह कॉर्नर का कार्बन हाइड्रोकार्बन है, उसमें एक डबल बॉन्ड है। उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ तो उसने 120 किलो जॉल एनर्जी रिलीज की। ओके। अगर इसमें एक डबल बॉन्ड की बजाय, मैं सपोज कर लेता हूं इसमें एक ना होता, इसमें दो होते, तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी? -120 मल्टीप्लाई बाय टू, ये होनी चाहिए थी -240। ठीक है बेटा। एक बॉन्ड था तो -120 है, दो बॉन्ड हैं तो -240। लेकिन रियल में होती कितनी है? रियल में होती है कोई -230 के करीब ऑलमोस्ट। तो वो नियर बाय है, यानी -240 कौन सी वैल्यू है? एक्सपेक्टेड। और -230 क्या है? ये रियल है। अच्छा, फिर अगर दो की बजाय इसमें तीन बॉन्ड हो जाएं, 1 2 3, तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी? -120 मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये -360 किलो जॉल एनर्जी इसको रिलीज करनी चाहिए। मगर इसमें से होती कितनी है? रियल में कितनी होती है? वो होती है ऑलमोस्ट 208। पॉइंट समझ आया? -360 सर वैल्यू। जी बेटा। तो ये डिफरेंस क्यों आता है एक्सपेक्टेड और ओरिजिनल रियल वैल्यू के अंदर? हाँ, ये यही इसी को तो रेजोनेंस कहेंगे ना। ये एक्सपेक्टेड है और ये ओके। रियल है। अब इसी डिफरेंस को, एक्सपेक्टेड और रियल के दरमियान डिफरेंस तकरीबन 150 152 का आ रहा है, इस वैल्यू को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और ये एक्सपेक्टेड और रियल का डिफरेंस है। अब सवाल ये है, जैसे आपने पूछा ये डिफरेंस क्यों आया है? ये डिफरेंस इसलिए आया है कि डबल सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, कॉन्जुगेट बॉन्ड होने की वजह से
डीलोकलाइज होने की वजह से बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से उसका ये डिफरेंस आता है। मैं आपको शो करता हूं बुक से। ये देखें, तो 3 में कितना आना चाहिए था, -360, लेकिन आता कितना है बेटा, -208। तो डिफरेंस इसका निकालें तो ऑलमोस्ट कितना बनेगा, ये बन जाता है -150, ऑलमोस्ट 152। तो ये जो डिफरेंस है 152 किलो जूल, यही रेजोनेंस एनर्जी है। क्लियर होगी बात। तो रेजोनेंस यस सर। एनर्जी कौन सी दो चीजों का डिफरेंस है, एक्सपेक्टेड जो वैल्यू आई है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन की रियल वैल्यू के दरमियान, तो जो डिफरेंस है उसको। अच्छा, अब ये ही चीज हमें डायग्राम में उसने दिखाई है। ये देखें, इस डायग्राम को समझते हैं कि अब बेंजीन में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो आपके पास कितनी आनी चाहिए थी, ये इसने पूरी बनाई है यहां से बॉटम तक, कितनी होनी चाहिए थी, 360 थ्योरेटिकली, कि ये बेंजीन जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 360। लेकिन वो कितनी रिलीज कर रहा है, वो 208 कर रहा है। तो ये उसका डिफरेंस है 152 का, जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। और इस रेजोनेंस एनर्जी का वजह क्या हुई कि बेंजीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों है, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसकी दूसरी वजह क्या है, इसमें कॉन्जुगेट बॉन्डिंग। ये सारे इसकी रीजंस हो गई। क्लियर हो गई। चलें आगे बेटा। यस सर। ओके, बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल है। बेंजीन जो है वो एक हाईली स्टेबल है, क्योंकि उसमें डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, यही हम बात। अब बेंजीन जब बहुत स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं है, लेकिन बेंजीन कुछ रिएक्शंस करता है, जैसे एडिशन रिएक्शन, कुछ हद तक ऑक्सीडेशन करता है, वो जो अलग साइड चेन ऑक्सीडेशन करता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। मगर बेंजीन इतनी क्विकली रिएक्ट नहीं करता। यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स। तो हम जो पहला रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब इन दोनों का मतलब हमने अलग अलग पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो रिएजेंट होता है जिसपे प्लस चार्ज होता है, नंबर वन। इस पे प्लस चार्ज भी होता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, खैर। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितने भी केमिकल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा ना हो, इलेक्ट्रॉन कम हो नॉर्मल उससे, प्रोटॉन से कम हो उस एटम में, तो वो केमिकल इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे और वो उसके अंदर कोई रिप्लेसमेंट कर दे किसी एटम की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। यहां हमें एक और बात समझनी पड़ेगी कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, बेंजीन पे। सवाल है, क्या न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पे अटैक कर सकता है। तो आंसर है नो। तो क्या समझते हैं आंसर क्या होगा, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल से तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, बल्कि रिपेल होगा। क्योंकि बेंजीन को अगर देखें तो इसमें क्या मौजूद है, 3 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही ना। और न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज है नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा मेरा बेटा, रिपेल करेगा। इसलिए करेगा। कभी भी बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होता। क्लियर होगी बात। जी सर। ओके, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहला जो आपको फीचर याद रखना है कि बेंजीन हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से या रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगी। कभी भी वीक इलेक्ट्रोफाइल से बेंजीन रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी की वजह से। गॉट द पॉइंट। तो बेंजीन को के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ वो इलेक्ट्रोफाइल कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है। अब उसने क्या करना है, इसके जो स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है। जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब पहला काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का प्रोड्यूस होना, कि कोई सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर ये भी हम क्योंकि प्रोसेस लिखने वाले हैं, फिर हम इस पॉइंट पे आएंगे कि 3 स्टेप्स क्या हैं। इसको हम अभी करते हैं, 1 मिनट।
ये मैं आपको एक मैकेनिज्म डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेंजीन है। ठीक है जी। हम कर रहे हैं बेंजीन प्लस Br2, और कैटलिस्ट है इसका FeBr3, और यहाँ बनेगा बेंजीन प्लस यहाँ Br और यहाँ HBr। ये रिएक्शन है। अब हुआ क्या है, अगर आप गौर करें तो बेंजीन क्या होता है, C6H6। बेंजीन होता है सर C6H6। यहां क्या हुआ, ये हो गया C6H5Br। इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और वो Br से रिएक्ट कर गया और वो HBr बन गया, यानी दो Br थे। एक बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह लग गया और वो हाइड्रोजन दूसरे Br से मिल गया। ठीक है बेटा। नजर नहीं आ रहा एक्चुअली वो स्क्रीन। स्क्रीन में कलर चेंज कर देता हूँ। अब अब नजर आएगा। ये ब्लैक क्लियर है। सर उस साइड पे नजर नहीं आ रहा, दूसरी साइड नजर नहीं आ रही। लाइक हाफ स्क्रीन नजर आ रही है। हाफ स्क्रीन, एक मिनट, यस। रुकें। अच्छा, ये देखिए अब क्लियर है, ये ब्लैक वाला। सर कुछ नजर नहीं आ रहा, वाइट हो गया पूरा। नहीं, जो मैंने अभी लिखा है ये नजर आ रहा है। नो सर, मतलब वाइट स्क्रीन है। हाँ अब आ रहा है, लेकिन बहुत साइड से ओनली लाइक हाफ नजर आ रहा है। जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं नजर आ रहा। मतलब फुल नजर नहीं आ रहा जो आपने लिखा, पूरी इक्वेशन हाफ इक्वेशन नजर आ रही है। ओके। अब मैंने पहले बनाया बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन कर रहा हूँ ब्रोमाइन से। ओके। और यहाँ कैटलिस्ट होगा FeBr3। और अब हुआ क्या कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन चला गया, यानी सब्स्टिट्यूट हुआ, और उसकी जगह पे लग गया Br, और जो बेंजीन में से हाइड्रोजन निकला था वो Br से मिला तो HBr। इस प्रोसेस को कहेंगे, चूंकि हैलोजन ऐड हो रहा है, ब्रोमाइन इज अ हैलोजन, इसे कहते हैं हैलोजिनेशन। और ये प्रोसेस हुआ है सब्स्टिट्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे है, पूरा मैकेनिज्म कैसे है, हम अभी करते हैं। मैकेनिज्म में जो स्टेप्स होते हैं, इसमें पहला काम होता है इलेक्ट्रोफाइल का प्रोड्यूस होना। इलेक्ट्रोफाइल तब प्रोड्यूस होगा जब कैटलिस्ट और जो भी रिएजेंट है, ये बेंजीन पहले स्टेप में नहीं आएगा। हम 5 टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, उसमें बेंजीन पहले स्टेप में नहीं आएगा। FeBr3 और Br2 का रिएक्शन हुआ, और यहां बना क्या, FeBr4 माइनस प्लस Br पॉजिटिव। अच्छा, आप ये बताएं कि हमारे पास यहाँ दो प्रोडक्ट्स बनी हैं, इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सी है। सर इलेक्ट्रोफाइल बी आर पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस। तो जो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो मतलब बेंजीन इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि बेंजीन में तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाईली नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव पे अटैक करता है। जैसे ही अटैक होगा तो बेंजीन का जो एक पाई बॉन्ड होगा उस वजह से ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होगा तो एक इधर Br लग जाएगा, और यहां चूंकि बॉन्ड की डेफिशिएंसी है, पाई बॉन्ड टूटा है, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बेंजीन ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया था इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की वजह से, बेंजीन को अपनी गलती का एहसास होगा और वो कहेगा मैंने अपना बॉन्ड वापस बनाना है। तो कैसे वापस बनाएगा, वो अपना बॉन्ड वापस बनाएगा और क्या रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव। जहां से H पॉजिटिव लूज हुआ है, अब जरा देखिएगा, यहां पे हर कार्बन के पास एक एक H था ना, C6H6 होता है। तो ये वाला जो H है जो इधर मौजूद था, वो इसने रिलीज कर दिया। अब एक्चुअली हुआ क्या, अगर मैं इसकी यूं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, तो इसमें हुआ क्या है बच्चे, कि हर कार्बन के पास एक एक H तो है, मगर एक कार्बन है जिसके पास सिर्फ Br है, H नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला H इसने अपना पाई बॉन्ड वापस बनाने के लिए इसको लूज कर दिए। क्लियर हुई बात। यस सर। अच्छा, अब ये जो H पॉजिटिव बना है मेरे पास, ये ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव केमिकल बना था और यहाँ H पॉजिटिव बना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे, FeBr4 माइनस प्लस H पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा, HBr।
प्लस FeBr3। अब FeBr3 शुरू में यूज हुआ, आखिर में प्रोड्यूस हो गया, तो FeBr3 इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब यहां पे हमें एक और बात भी पता चली कि HBr भी प्रोडक्ट थी, वो भी बन गई, और ब्रोमोबेंजीन भी प्रोडक्ट थी, वो भी बन गई। अगर यहां रिएक्शन बेंजीन प्लस Cl2 होता तो कैटलिस्ट होगा FeCl3। ओके, क्लियर होगी जी बात? ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ओके, ये था पहला मेथड इसका। अब करते हैं दूसरा इसका। दूसरा मेथड है इसमें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का लफ्जी मतलब होगा, जाहिर बात है, आपको NO2 की हिंट देता है। नाइट्रेशन बेसिकली होता है एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड या NO2 ग्रुप। ठीक है, तो एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 भी कह सकते हैं, या एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। ओके, अब हमने क्या करना है, बेंजीन रिंग लेनी है उसी तरह, और इसका रिएक्शन होता है HNO3 से, और इसका कैटलिस्ट होता है H2SO4, और इसका प्रोडक्ट बनता है बेंजीन के साथ NO2। जिस तरह वहां बेंजीन के साथ ब्रोमाइन लगा था, या बेंजीन के साथ लगा NO2, साथ बन गया वाटर। अब हमने इसका मैकेनिज्म समझना है कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ है। ये पहला रिएक्शन, ये इसे कहेंगे, जो ऊपर रिएक्शन लिखा है इसे कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म में मैंने आपको कहा था कि बेंजीन शामिल नहीं होता, जो कैटलिस्ट और अदर रिएजेंट है ना, वो शामिल होता है। ठीक है, अगर मैं HNO3 को यूं लिख लूं, OH NO2, राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना? है तो वो HNO3, राइट। बात समझ आई कि HNO3 को मैंने स्प्लिट जी करके सर। लिखा है OH। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो अपना H पॉजिटिव लूज करता है। वो जब H पॉजिटिव लूज करता है तो वो OH से मिलता है। OH और H मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। और OH और OH नेगेटिव चला गया, पीछे बच गया NO2 पॉजिटिव। और सल्फ्यूरिक एसिड में से H2SO4 ने H पॉजिटिव को लूज कर दिया, पीछे बच गया HSO4 माइनस। तो अब बताएं यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2। NO2 पॉजिटिव, नॉट NO2। अच्छा, अब क्या NO2 होगा? पॉजिटिव। यस, अब क्या होगा, मेरे पास बेंजीन है, और इस जो बेंजीन है वो किस पे अटैक कर देगा? NO2 NO2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे। जैसे ही अटैक करेगा उसी तरह इसका पैटर्न है, तरतीब वही है कि यहाँ पे H रहेगा, लेकिन यहाँ पे NO2 लग जाएगा, और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे जहाँ से बॉन्ड टूटा, ऊपर वाले कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे हो गए, 3 थे, एक चौथा NO2 से बन गया। तो अच्छा, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? इसको अपनी गलती का एहसास होगा, हैं? हो फिर ये जाएगा। कहेगा मैंने अपना जी बॉन्ड जी। वापस बनाना है। तो क्या करेगा? ये क्या चीज लूज करके अपना बॉन्ड मुकम्मल करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं, H पॉजिटिव। H ठीक है, पॉजिटिव आयन जी। अब ये H पॉजिटिव किससे मिलेगा बेटा? ये उससे मिल जाएगा। नेगेटिव से। नेगेटिव HSO4। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4। तो H2SO4 इज अ कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन के शुरू में यूज हुआ और एंड पे प्रोड्यूस हो गया। क्लियर होगी बात? सर, ये जो जी। बीच में स्ट्रक्चर बना है जिसमें हम्म। NO2 और H के आयन साथ में अटैच है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल या अनस्टेबल होगा? बेटा, अगर ये स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इस नहीं हो कार्बन के सकता। बॉन्ड 3 है। इसलिए तो वो जी। वापस ओके। वापस वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है ना, अपना H को लूज करने के लिए। स्टेबल स्ट्रक्चर जी वो सर। होते हैं जिसमें बॉन्ड्स मुकम्मल हों एटलीस्ट, जिसमें किसी के भी बॉन्ड उससे ज्यादा बन रहे हो या उससे कम हो, या कार्बन के 5 बन रहे हो या 3 बन रहे हो, तो अनस्टेबल है। ठीक है, जी सर। ओके। क्लियर होगी बात? चले, अब यस। यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये हेलोजिनेशन देख लें पहले। ये मैंने आपको करा दिया। हेलोजिनेशन में अगर X2 है तो FeX3, अगर यहाँ Cl2 से रिएक्शन होता तो कैटलिस्ट FeCl3। ये Br2 है तो कैटलिस्ट FeBr3। क्लियर होगी बात? यस इसमें सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, सबसे पहले Br2 और FeBr3, ये देखें मैंने शॉर्ट में लिखा था, इसने यूं लिखा है Br2
और FeBr3 का रिएक्शन क्या बनता है? FeBr4 माइनस और Br पॉजिटिव। तो Br पॉजिटिव क्या है मेरा बेटा यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ऐसे ही पढ़ा हमने। जी सर। फिर ब्रोमाइन ने इस पे अटैक किया डबल बॉन्ड से, यहाँ Br और H लग गया और साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, हमारी जरा वो डायमेंशन में। अब ये उसने एक एडिशनल आपको बताया कि ये अनस्टेबल है, जो भी आप पूछ रहे थे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं, बट वो इतना मैकेनिज्म में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। तो वो पॉजिटिव चार्ज सराउंड करता रहता है और डबल बॉन्ड। खैर, उसके बाद क्या होता है? डी प्रोटोनेशन, कि वो अपना प्रोटॉन लूज करता है, और यहां से देखें अपना एच लूज किया और वापस डबल बॉन्ड बना लिया। और वो एच पॉजिटिव FeBr4 माइनस से रिएक्ट किया FeBr3। ओके, क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा जी नाइट्रेशन। ये Cl2 से भी हो सकता है, यही सेम कैटलिस्ट FeCl3 होगा। आगे देखिएगा, मैकेनिज्म 100% सेम है। पहले क्या बनेगा? Cl पॉजिटिव और FeCl4 माइनस, राइट। फिर यस क्या सर। हुआ? बेंजीन हुआ। और फिर ये अरेनियम आइन ये होता है, ये अनस्टेबल जो आइन होता है, ये कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव आ गया, उसके वही इंटरमीडिएट बने। और स्टेप 3 में क्या बन गया? वापस क्लोरोबेंजीन, उसने अपना प्रोटॉन लूज किया और कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगर आपके पास हो दो किस्म के हालात हों, अब यहां मैं आपको कंपेयर करता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास हो, इसका नाम क्या होता है? टॉलुइन। ठीक है, अगर इसके यस सर। साथ हो बेटा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3, कोई सा भी ले लें। ओके, और अगर इसका रिएक्शन हो Cl2 और यूवी रेस से, प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनेंगी। देखिएगा, दोनों में टॉलुइन का रिएक्शन क्लोराइन से हो रहा है। एक में कैटलिस्ट FeCl3 है या AlCl3, कोई भी ले ले, और दूसरे में ये। अगर आपके पास FeCl3 कैटलिस्ट है, तो फिर इसका प्रोडक्ट ये बनेगा कि यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा Cl। और अगर आपके पास यूवी रेज हैं बेटा, यानी FeCl3 वगैरह या वो नहीं है, तो यहाँ बनेगा CH2Cl। अब ये फर्क क्या है? पॉइंट ये है कि जो यूवी रेज होती हैं बेटा, ये अल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन कराती हैं, और जो FeCl3 होता है ये बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कराएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट को दोबारा बताएंगे? ओके, जब क्लोराइन का रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3 कैटलिस्ट में होगा, तो सब्स्टिट्यूशन विद इन बेंजीन होगी, विद इन बेंजीन होगी। बेंजीन। और जब आपका यूवी रेस कैटलिस्ट होगा, तो सब्स्टिट्यूशन अल्काइल ग्रुप में होगी, जो बेंजीन के ऊपर अटैच होगा। वहां का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। लुक एट दिस, CH3 से CH2 हो गया। क्लियर हुई बात? ओके। ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, CH3 है, तो अब AlCl3 कैटलिस्ट, तो ये यहाँ पे पोजीशंस पे अटैच हो रहा है। अच्छा, अगला पॉइंट है, इसमें बुक में आपका बना हुआ है, कि जब यूवी लाइट होंगी तो कहाँ से रिप्लेसमेंट हो रही है? लुक एट दिस, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप से। वेरी इंपॉर्टेंट। और जब अल्काइल ग्रुप से ये सब्स्टिट्यूशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट ईयर में था। ओके सर। ठीक है, जी। यहां तक क्लियर हो गया? कोई यस क्वेश्चन सर। मेरा बच्चे? नेक्स्ट मैंने आपको नाइट्रेशन का मैकेनिज्म करवाया है। बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड, कैटलिस्ट था सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन। टेम्परेचर सर एक आपको। क्वेश्चन है। जी बेटा जी। सर ये जो यहाँ पे स्टेप 2 में था, एरेनियम आयन, हम्म। इसके अंदर मतलब कि दोनों में एरेनियम आयन लिखा हुआ है बेशक। एक के अंदर क्लोरीन अटैच है, और दूसरे के हाँ। अंदर क्लोरीन की जगह कुछ और अटैच है यहाँ हम्म। पे। दोनों हम्म। की जगह एरेनियम आयन की लिखा हुआ है फिर। एरेनियम लफ्ज निकला है एरोमेटिक बेंजीन से। तो बेसिकली वो एक ओके। जनरल नेम है कि वो बेंजीन का आइन है। ठीक है, उसमें कुछ आगे। डिपेंड नहीं करता मतलब कि। हाँ, उस पर डिपेंड नहीं करता, वो एक जन। और देखें, अब नाइट्रेशन में ये चेक करें, जब नाइट्रेशन होती है तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ओके। जी सर। अच्छा, NO2 ग्रुप को ओके। नाइट्रोनियम आइन कहते हैं। सही है, तो खैर,
ओके, ये हमने किया। अब इसका मैकेनिज्म देखें, वही सेम टू सेम, आप इसको टैली कर ले। मैकेनिज्म क्या है जी? सबसे पहले क्या यूज हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड और, सबसे पहले क्या हुआ? आपके नाइट्रिक एसिड और किसमें? सबसे पहले नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आपकी आवाज कट गई बीच में, आपने हेलो। क्या बोला? सबसे पहले आवाज।